नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब है सततता और अवकलनीयता पर विस्तृत चर्चा किया था। और पिछले 2 लेक्चर में आपको हमने सततता के प्रश्न भी कराए, अवकलनीयता का कंसेप्ट भी बताया। आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो अवकलनीयता से शुरुआत करेंगे, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर में मुझसे एक गलती हुई है, एक क्या 2 जगह गलतियां छोटी छोटी हुई हैं, जिसे आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। शायद मैं भी उस समय पढ़ाने के फ्लो में इस चीज को ध्यान नहीं रख पाता हूँ कि गलतियां हो ही जाती हैं। एक्चुअल में है क्या कि अगर ऑफलाइन क्लास में बच्चे सामने रहते हैं तो गलतियां समझ में आती हैं और तुरंत वहां पर सोल्यूशन होता है। और यहाँ पर है कि अपनी गलती खुद इंसान को नहीं दिख पाती जल्दी जल्दी, क्योंकि माइंड कई तरफ काम करता रहता है, कई चीजों पर फोकस करना है, इधर कैमरे पर भी फोकस करना है, बोर्ड को भी देखना है, तो मल्टी चीजें हैंडल करनी होती है। इस वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। तो इस वजह से पिछले लेक्चर में जो गलतियां हुई है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए, जहां पर गलती हुई है उसको हम बताना चाहेंगे। इसमें कहा गया था कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन विल बी, कहा गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए यह फलन जो हो x इक्वल 1 पर सतत होगा। x इक्वल 1 की अगर हम बात करेंगे तो x इक्वल 1 पर हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे और x इक्वल 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और तीनों को इक्वल करेंगे। वहां से जो रिजल्ट निकलेगा फिर हम वहां देखेंगे कि कंटिन्यूटी है या नहीं। तो अब इसकी शुरुआत देखिए करते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने का तरीका भी अच्छे से बताया है। पिछले लेक्चर, दोनों लेक्चर में काफी अच्छे से उसको कराया है। फिर भी चीजों को लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये चीजें जो डिफाइन है, यहाँ पर आपको ये जो है 0 है और ये भी वैल्यू 0 है। तो x इक्वल 1 पर इसकी कंटिन्यूटी पर विचार करना है कि x इक्वल 1 पर क्या होगा। तो ये 1 पर देखिए हमें देखना है, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी और क्या क्या चीजें हैं, आइए पहले देखते हैं। तो x इक्वल 1 पर देखना है, तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये a होता है, यानी a की वैल्यू आपको गिवन है 1, यानी हमें f1 की वैल्यू निकालनी है। 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो कह रहा है कि 0 से बड़ा जब होगा तब ये फंक्शन है, यानी कि 4x, इसके लिए ऐसे लिख लीजिए, इसके लिए जो फंक्शन लिखा जाएगा फंक्शन होगा 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 के लिए अगर आप लिखेंगे, 4x प्लस 1 के लिए आप f1 की वैल्यू लिखेंगे तो 1, f1 लिखेंगे तो 4 और 1 ये 5 होगा। ये f1 की वैल्यू हो गया। अब हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिखते हैं। तो देखिए, लेफ्ट लिमिट अगर लिखा जाए तो यहाँ से मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर राइट हैंड लिमिट, और लिखने का तरीका मैंने पहले ही बताया है। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच होगा, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच होगा। अब लेफ्ट में फंक्शन जो होगा, लेफ्ट में यानी 1 से आपका क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन देखिए क्या डिफाइन है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा के लिए यहाँ पर एक्चुअल में हमारे हिसाब से वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या पर है। क्योंकि देखिए, यहाँ अगर आप 1 पे डिफाइन करने जाएंगे तो ये कह रहा है कि x इक्वल 0 पर फंक्शन जो है सतत है और x इक्वल 1 पर इसके सतत सातत्य पर विचार करना है। तो x इक्वल 1 के लिए पहले यहाँ पर लिमिट क्या है हमें वो ध्यान रखना होगा। तो x की वैल्यू जब हमारा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने का मतलब 0 से भी बड़ा होंगे, 1 से बड़ा होने का मतलब ये है, 1 से बड़ा होने का मतलब ये है, ये 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में नहीं डिफाइन है, ये केवल और केवल बाउंड्री कंडीशन 0 पर डिफाइन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। देखिए, जो कहा जा रहा है कि पहले आप चेक करिए कि 0 पर सतत है कि नहीं है। तो पहले हम a की वैल्यू 0 पर चेक कर लेते हैं। कहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए यह फलन जो है x इक्वल 0 पर सतत है। तो x इक्वल 0 जब हम लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब a की वैल्यू 0 होगी तो f0 हम निकालेंगे, f0 पर
जीरो पर देखिए फंक्शन कौन सा है, पहले जीरो पर जो फंक्शन होगा ये डिफाइन इस तरीके से है, जीरो पर जो फंक्शन है वो डिफाइन आपका इस तरीके से है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये जो फंक्शन है x इक्वल जीरो पर है, तो x इक्वल जैसे ही जीरो रखेंगे f जीरो और ये वैल्यू आपकी होगी जीरो। तो ये जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट लिमिट हमने लिखा है, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया। तो जीरो से छोटे के लिए फंक्शन जो डिफाइन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा। और राइट फंक्शन के लिए फंक्शन जो होगा 4x प्लस 1, क्योंकि जैसे ही राइट में जाएंगे फंक्शन की वैल्यू 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर वैल्यू लिखिए, तो फंक्शन जो है यहाँ पर जब लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच है, तो फंक्शन ये है। अब यहाँ पर लैम्डा हमने लिखा, जहां जहां x है वहां पर a माइनस एच और a की जगह जीरो लिखेंगे, तो x की जगह जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 टाइम्स और यहाँ जीरो माइनस एच, ये वैल्यू हो गया। इसके बाद लिमिट h टेंस टू जीरो, ये फंक्शन है। अब यहाँ a प्लस एच की वैल्यू लिखना है, तो राइट के लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा 4 और यहाँ 0 प्लस एच होगा, 4 0 प्लस एच प्लस 1, ये वैल्यू हुई। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पर लैम्डा होगा, और इसके बाद ये तो h स्क्वायर माइनस 2h हुआ, h स्क्वायर माइनस 2h हुआ और इक्वल, और यहाँ पर जब लिमिट देखेंगे तो लिमिट ये वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। अब आप यहाँ पर ये देखिए, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या सतत है, तो इसके लिए हमने कंसेप्ट जो बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए जितना लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट है। लेकिन अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने राइट हैंड लिमिट जब निकाला, राइट हैंड लिमिट, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखेंगे, सॉरी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखिए तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, जो कि ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो जैसे ही ये इक्वल नहीं हुआ, फलन सतत नहीं होगा, आपका मेन कंसेप्ट से ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, तो लैम्डा का कोई ऐसा पॉसिबल मान नहीं होगा जिसके लिए ये क्या होगा, x इक्वल 0 पर सतत होगा, यानी लैम्डा का कोई भी मान इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लैम्डा के किसी मान के लिए भी ये संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब यही लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, सॉरी, राइट हैंड और ये फंक्शन की वैल्यू जब यही इक्वल नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड में लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो इस वैल्यू पर फर्क पड़ेगा लैम्डा से और ना ही यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, जब ये ब्रैकेट वैल्यू ही 0 हो जा रही है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये फलन जो है लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको पहली चीज यह ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको चेक करना है x इक्वल 1 पर। x इक्वल 1 पर कहा है, इसके सांतत्य पर विचार करिए। तो x इक्वल 1 के लिए देखिए फंक्शन डिफाइन कैसे होगा। तो फंक्शन जो डिफाइन होगा वो कहा है इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी केस होगा, इसको 1 मिनट के लिए आप ध्यान से समझिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि x इक्वल 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करिए। जो पॉइंट आपका है x इक्वल 1 हुआ, अगर जो पॉइंट है x इक्वल 1 पर फंक्शन को डिफाइन भी तो होना चाहिए। तो आइए कोशिश करते हैं कि ये डिफाइन हो। तो यहाँ पर 0 अगर है, यहाँ पर 0 है, तो देखिए x इक्वल 1 पर x इक्वल 1 जो है 0 से बड़ा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 जो है ये बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन डिफाइन है 4x प्लस 1। तो ये फंक्शन जो डिफाइन होगा fx, वो डिफाइन होगा 4x प्लस 1, ये फंक्शन डिफाइन हो गया 0 से बड़े के लिए। ठीक, अब इसी फंक्शन पर आपको विचार करना है। तो फंक्शन पर a की वैल्यू जो है ये x इक्वल 1 है, और यही a की वैल्यू भी है, ये वैल्यू है। ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि इस पर सततता पर विचार करिए कि ये फंक्शन x इक्वल 1 पर सतत होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन है,
एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसलिए यह फलन जो है इस पर तो डिफाइन हो ही जाएगा। अब ये जो है ये फंक्शन x इक्वल 1 पर भी है और x इक्वल 1 से ग्रेटर पर भी है और उससे छोटा, क्योंकि ये 0 तक जा रहा है फंक्शन। आपसे ये कहा जा रहा है, एक बार संख्या रेखा पर अगर समझना चाहें तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया x इक्वल 1, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहाँ पर 1 है और ये यहाँ आपका 0, ठीक। तो 0 से कहा रहा है कि बड़ा कोई फंक्शन है, उसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ये जो फंक्शन है fx, ये फंक्शन 0 से बड़ा है, इस साइड चलेंगे तो प्लस में रहेगा और इधर चलेंगे तो माइनस में, और इस तरफ चलेंगे तो बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इस साइड में आएंगे, तो जो 1 से अगर बड़ा है, जो 1 से बड़ा है, सॉरी, जो 0 से बड़ा है वो 1 से भी क्या होगा, जो अगर 1 से बड़ा है वो 0 से भी बड़ा होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 1 से राइट साइड में चलिएगा, तो ये 1 से राइट साइड के लिए भी यही फंक्शन होगा और 1 से लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो सेम दोनों फंक्शन इसी के लिए डिफाइन होंगे। तो अगर अब आपको लेफ्ट हैंड फंक्शन भी लिखना है, लेफ्ट हैंड फंक्शन, लेफ्ट साइड का फंक्शन जो लिखना होगा, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट फंक्शन केवल लिख दे रहे हैं, वो भी होगा 4x + 1 और राइट फंक्शन जो होगा वो भी होगा 4x + 1। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इसको यहां से हटाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो आपको खुद से कर लेना चाहिए। राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब देखिए लेफ्ट के लिए a माइनस h लिखा जाता है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिखेंगे आप। अब यहाँ a माइनस h वहां से आप देख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h करना है, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन जो है 4 टाइम्स, और यहाँ पर a माइनस h, a की वैल्यू 1 माइनस h है, 1 माइनस h है, ये वैल्यू हुआ, उसके बाद +1 है, +1। और इसी तरीके से जब राइट लिमिट लिखेंगे आप तो इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में यहाँ पर 4 होगा, इस बार 1 प्लस h होगा और +1। इस बार यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और फंक्शन की वैल्यू f1 भी कितना है, आपको 5 मिलना चाहिए। आप यहाँ पर f1 रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर f1 की वैल्यू निकालेंगे ये भी 5 आया, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल है। तीनों वैल्यू इक्वल होने का मतलब फंक्शन x इक्वल 1 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, कल मुझसे यहीं पर थोड़ी सी गलती हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग इस सवाल पर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा कर लिए। एक जगह और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है जहां तक पहुंचे हैं उसके बाद चीजों को करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है अब चीजें समझ में आई होंगी। इसको हटाते हैं। ये तो आपको हमने कराया था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको भी हमने कर लिया था, ये भी हो चुका, ये भी हुआ था या नहीं। फंक्शन इतना कर रहा है π/2 पर 3 है, और जब π/2 नहीं रहेगा तब ये द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल π/2 पर आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको पिछले लेक्चर में हमने नहीं कराया है, तो देखिए इसको करना कैसे है। आपको फिर से वही तरीके अपनाने हैं। ये तो नया क्वेश्चन है, इसको मैं अभी कराता हूं। पहले जो कल का जो प्रॉब्लम था या जो गलतियां हुई थी पहले उस पर विचार कर लेते हैं। इसको भी कराना है। एक जो एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन था उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, वो कम से गलती हुआ था। तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या प्रॉब्लम थी। पहले तो ये थोड़ा सा जो मिसप्रिंट है या मिट गया है, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये जो है यहाँ से एक गलती हुई थी, समझिएगा गलती क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यहाँ पर ये वैल्यू 1 है, अब कहा जा रहा है कि x इक्वल 0 पर चेक करिए, तो ये x इक्वल 0 हुआ और ये वैल्यू a की है। a की वैल्यू आपको पता है 0 है, और f अगर 0 की बात करें तो 0 पर फंक्शन जो है 0 है। यहाँ तक भी क्लियर चीजें होंगी, यहाँ तक 0 है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है कि 0 पर चेक करना है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लिखते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन जो होगा यही होगा। क्यों यही होगा, क्योंकि x इक्वल 0 के अलावा कह रहा है कि x इक्वल जब 0 पर रहेंगे तब तो 0 रहेगा, लेकिन इसके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कहीं पर भी जाइए, जब आप 0 के बराबर नहीं रहेंगे
तो दो ही केस में नहीं रह सकते हैं, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो दोनों के लिए फंक्शन जो आपका है इस तरह से डिफाइन है। तो लेफ्ट फंक्शन भी यही है, राइट फंक्शन भी यही है। तो लिमिट लिखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, इस बार a प्लस एच हमने लिखा, और इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच कर रहा है। अब दोनों देखते हैं क्या क्या आता है वैल्यू। तो अगर हम ये राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट है, आपको अच्छी तरह पता है। तो राइट हैंड लिमिट जब लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। अब यहाँ पर फंक्शन में रखते हैं, तो फंक्शन में जहां x है 1/1 माइनस e के पावर x की जगह 1 प्लस एच करेंगे, a प्लस एच, और a की जगह 0 है तो यहाँ e के पावर 1/0 प्लस एच होगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह जब हम लेफ्ट लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन फिर से वही रहेगा 1/1 माइनस ई के पावर 1/0 माइनस एच हो जाएगा इस बार। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, कल हमने इसको ऐसे ही किया भी था। अब देखिए जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे, अब एक चीज को समझिएगा, इसमें जो गलती हुई है, देखिए अगर e है, e एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, e की वैल्यू जानते हैं 2 और 3 के बीच में होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर 2 पॉइंट समथिंग ये है, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू अगर मान लीजिए है 35 या कुछ भी है, 2 पॉइंट समथिंग के पावर अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए, तो अगर इन्फिनिटी पावर करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर e के पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, e की वैल्यू पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, e के पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/e के पावर इन्फिनिटी, और e के पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 है, यानी 1/1 सॉरी इन्फिनिटी, ये e के पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी, और ये इक्वल होगा 0 के। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, यही हमसे थोड़ी सी कल मिस्टेक हुआ था। अब देखिए जब इसको सॉल्व आप करेंगे और h की वैल्यू रखेंगे, तो इस साइड जो वैल्यू होगा 1/1 माइनस e के पावर 1/h की जगह रखेंगे 0, 1 की जगह रखेंगे 0, और इस साइड अगर ध्यान रखिए 1/1 माइनस e के पावर ये -1/0 होगा, -1/0 होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ये। अब यहाँ पर जो e के पावर 1/0 है, इसका मतलब ये 1/, ये हुआ 1/1 माइनस e के पावर इन्फिनिटी होगा, और इस साइड जो होगा 1/1 माइनस e के पावर माइनस इन्फिनिटी। अब e के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हमने यहाँ लिखा है इन्फिनिटी होगा, e के पावर इन्फिनिटी यानी ये 1/इन्फिनिटी नीचे पूरा हो गया, तो 1/इन्फिनिटी हुआ इधर, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो 1/1 माइनस, अब यहाँ पर e के पावर माइनस इन्फिनिटी आपकी वैल्यू हमने बताया 0 है, तो 0 है तो ये वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक साइड तो 1/इन्फिनिटी आया और दूसरे साइड 1/1 आया, 1/इन्फिनिटी 0 होता है और इस साइड 1 हो गया, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन होगा वो आपका कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो ये दो मिस्टेक हुआ था, उम्मीद है अब आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट को भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपको हमने अवकलन का कंसेप्ट बता दिया था। अवकलन के कंसेप्ट में आपको अवकलन क्या बताता है, अवकलन का जियोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, ज्यामितीय रूप क्या होता है, अवकलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और अवकलन की जो क्रिया विधि है उसको हमने बताया हुआ था। यहाँ तक की चीज आप अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा अवकलनीयता पर भी देखेंगे। बहरहाल अगर इसमें एक दो क्वेश्चन और अगर आपका देख लेते हैं, एक मॉड फंक्शन का और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये दो क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन हो गया था, यहाँ तक चीजें हो चुकी थी। अब ये इसके जस्ट पहले आपका रहा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो ये खुद से भी कर सकते हैं। इसको आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो आपको ये a की वैल्यू दे दिया है, a की वैल्यू π/2 है, और a की वैल्यू π/2 पर फंक्शन जो है, सॉरी वैल्यू जो है π/2 पर ये a
ए की वैल्यू π/2 है और एफ π/2 या एफ ए जिसको आप लोग कहते हो, ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से गिवन है 3। अब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। एक चीज ध्यान रखिए, बराबर लिखना जरूरी नहीं है। आप अलग से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिख करके दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दोनों को साथ लेकर चलता हूँ ताकि हमें ये पता चल पाए फाइनल कि दोनों इक्वल है या नहीं है। इसको लिखना और करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वही चीज बार बार लिखनी होती है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन भी कंपेरिजन हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, दोनों लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन डिफाइन है। तो देखते हैं क्या होगा। लिमिट h टेंस टू 0, जहां x है वहां पर π/2 माइनस एच रखेंगे, तो ये k हुआ और cos, और जहां पर x है वहां पर हमें रखना है π/2 माइनस एच, π/2 माइनस एच, ये वैल्यू हुआ होल अपान पाई माइनस एक्स की जगह π/2 माइनस एच, ये लेफ्ट लिमिट हुआ। और इसी तरह अगर राइट लिमिट लिखा जाए, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच यानी k, और यहाँ पर cos इस बार लिखेंगे π/2 प्लस एच होल अपान पाई, और यहाँ देखिए माइनस पहले से था, इससे हमें नहीं लेना देना है, हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है π/2 और यहाँ पर प्लस एच होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी, बस फंक्शन की वैल्यू लिखना है। अब आपको लिमिटिंग वैल्यू रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो k साइन h अपान, अब देखिए यहाँ पर यहाँ वैल्यू जब होगा तो पाई में से π/2 हटाएंगे तो ये π/2 हुआ, π/2 होगा और प्लस h होगा। ये वैल्यू समझ में आई। इक्वल जब यहाँ पर करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पर रखेंगे cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये माइनस टाइम हुआ और k होगा k साइन h, ये वैल्यू होगी। इसके बाद अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये π/2 माइनस एच होगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू आप रख रहे हैं, अगर आप h की जगह 0 रख रहे हैं, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही h की जगह हम 0 रखेंगे, तो देखिए h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ साइन 0 की वजह से, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपका 0 हुआ और 0 अपान π/2 यानी लेफ्ट लिमिट आपका 0 दिख रहा है। इसी तरह राइट में रखेंगे तो राइट में भी ये साइन h है, तो साइन h और h जैसे ही 0 होगा, तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, लेकिन फंक्शन की 3 पर जो वैल्यू है, वो 3 है, सॉरी फंक्शन का π/2 पर जो वैल्यू है वो 3 है, π/2 पर जो वैल्यू है वो 3 है, यानी कि ये दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर तो हैं, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू वहां पर है वो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपको यही चीज ध्यान रखना है। उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आइए देखते हैं एक मॉड्यूलस फंक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम धनात्मक पूर्णांक जिसको कहते हैं, एक उस फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, जैसे आप कई तरह के फंक्शन होते हैं, आप मॉड फंक्शन का भी नाम सुने होंगे। अगर मॉड में x लिखा जाता है तो इसका दो मतलब होता है, एक प्लस x भी होता है और दूसरा मतलब ये होता है माइनस x भी होता है। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपको पता है हमेशा प्लस में आएगा, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, निगेटिव में रखेंगे तब पर भी ये प्लस में ही हमेशा होगा। तो जो मॉड फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन होता है। अब इसी तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि उसका नाम ही है ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखा, इसका ये मतलब है कि x के अंदर जो वैल्यू लिखा जाएगा
उसमें उसका धनात्मक पूर्णांक ही लिखा जाएगा, धनात्मक पूर्णांक लिखा जाएगा और सबसे बड़ा क्या होगा। इसका उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 लिखा, ये हमेशा ये बताएगा कि आपके लेफ्ट साइड का पूर्णांक कौन सा है। तो देखिए अगर 3.4 को यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ये 3 है और यहाँ पर 4 है और ये 5 है और इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये आपका 2 है, तो 3.4 अगर लिखा है तो 3.4 आपका कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में आपका सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो 3 होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। ये 3.9 भी लिखा जाए तब पर भी इसकी वैल्यू जो होगी आपका ये इसी के बीच में होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में सबसे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो 3 है, तो इसकी भी वैल्यू 3 ही होगा। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये देखिए डिफाइन कैसे है। डिफाइन ये है कि जहां पर आप हैं उसके अगर राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में अगर है तो राइट साइड में वो ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन आपको हमेशा जब तक आप पूर्णांक में नहीं है आपको लेफ्ट साइड वाली ही वैल्यू लिखनी होती है, लेफ्ट साइड वाली ही वैल्यू लिखनी होती है। अब इसको ये समझिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आप ले लिया, अब 4 के अगर राइट साइड में जाएंगे तो 4 के राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप समझिए 4 के राइट साइड में जाएंगे तो 4.1 होगा, 4.2 होगा, इस तरीके से। लेकिन आपको जब वैल्यू लिखना है 4.1 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वैल्यू हमेशा 4 होगा। अब 4 के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मान लिया लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आए तो 3.9 था, तो 3.9 पर जब आप आएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को ध्यान में रखना है। यही है महत्तम धनात्मक पूर्णांक। अब इसको लिखा कैसे जाता है तो हमने ये तरीका बता दिया। अब फंक्शन के रूप में जैसे दिया हुआ है आइए उस पर विवेचना करते हैं। इसको यहाँ तक क्लियर हो गया तो नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। अब देखिए आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका जो फंक्शन दिया गया है जी एक्स बराबर एक्स है माइनस मॉड में एक्स, ठीक। अब हम ये मान लेते हैं कि जो हम लिमिट निकालने जा रहे हैं वो x बराबर a पर निकालने जा रहे हैं। कोई एक वैल्यू है पार्टिकुलर वैल्यू, हमें x की वैल्यू नहीं पता है किस पर निकालना है, तो x बराबर a कोई वैल्यू हम मान लेते हैं और x बराबर a पर चेक करते हैं कि x इक्वल a पर जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब इसका तरीका देखिए क्या है, x इक्वल a पर, तो x इक्वल a पर जो फंक्शन होगा, x इक्वल a पर फंक्शन होगा जी ए, जिसको आप कहते हैं जी ए की वैल्यू होगी कितनी, जी ए की वैल्यू होगा a माइनस ए। इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो गया आपका 0 हो गया, 0 हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और a जो है आपका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है जहां a धनात्मक पूर्णांक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 4 है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, ये तो पहले ही फंक्शन में दे दिया। धनात्मक पूर्णांक अगर आपका 4 है तो ये 4 हो गया x की जगह, और माइनस अब धनात्मक पूर्णांक में भी 4 रखेंगे तो अभी अभी हमने बताया इसका भी मान 4 होगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक तो सिंपल चीज है। लेकिन अब आपको पता है कि अब जब भी आप लिमिट निकालते हैं तो एक बार लेफ्ट के लिए फंक्शन लेते हैं और एक बार राइट के लिए लेते हैं। तो जब यहाँ पर अब लेफ्ट फंक्शन लेंगे तो लेफ्ट फंक्शन जब लेंगे तब देखिए फंक्शन चीजें कैसे डिफाइन होगी। लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो अब लेफ्ट हैंड जो फंक्शन डिफाइन होगा, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट फंक्शन केवल ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट में और राइट। देखिए जो आपका फंक्शन है वो इस तरीके से है। अगर हमने बताया कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है 4, मान लेते हैं हम इस संख्या रेखा पर, यहाँ पर कोई वैल्यू है x इक्वल 4 और यही आपका मान लेते हैं a है। इसी x इक्वल a पर आप हैं, जब आप राइट में जाएंगे तब पर भी आप खुद सोचिए, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 और 5 के बीच में आप 4 से जैसे ही राइट में जाएंगे तब पर भी फंक्शन की वैल्यू होगी कितनी, 4 ही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो राइट हैंड के लिए जो फंक्शन होगा वो आपका x माइनस एक्स ही होगा, x माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है मॉड एक्स, सॉरी इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स कहते हैं। इसके राइट में अगर हम थोड़ा सा भी जाएंगे, राइट में थोड़ा सा गए, जैसे मान लीजिए 4 पर थे, 4 से थोड़ा सा उधर गए 4.2, लेकिन 4.2 की वैल्यू है कितनी, है तो 4 ही। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन राइट के लिए इस तरीके से डिफाइन होगा, और इसकी वैल्यू तो आप देख रहे हैं कि 0 है। फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और ये वैल्यू भी आपको 0 मिल रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए राइट के लिए फंक्शन हमें डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन क्या होगा। तो लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो ये वैल्यू तो एक्स ही रहेगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में जब एक्स रहेगा, ये वैल्यू तो एक्स हो गया। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 4 पर थे, अब 4 से थोड़ा सा पहले आ गए, मान लीजिए 3.9, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यानी जहां पर आप थे लेफ्ट साइड में जाएंगे इस साइड में, तो जहां पर आप थे उससे 1 कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा x ना होकर के x-1 हो जाएगा, x से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस चीज को यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अब लेफ्ट के लिए फंक्शन देखेंगे तो लेफ्ट के लिए जो फंक्शन होगा वो 1 हो जाएगा, और राइट के लिए जो फंक्शन होगा वो 0 होगा। राइट के लिए 0 होगा, या n के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देख रहे हैं, पहले ही इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो है दूसरा हो जा रहा है और x है ही नहीं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ रहा है 1, और राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट वो 0 आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं दोनों आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए के किसी भी मान के लिए बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, किसी भी बिंदु पर दिया गया फलन जो है किसी भी मान के लिए जो है सतत नहीं होगा। ये प्रत्येक बिंदु पर असतत आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं हुआ तो फलन असतत हो गया। हमने ये भी बता दिया महत्तम धनात्मक पूर्णांक की विशेषता क्या होती है, कैसे उसको इलेबोरेट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 2-3 फंक्शन यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बतानी है, तो आपको ये तो पता ही होगा, ये पता ही होगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, उसका डोमेन या रेंज कैसे होता है। जैसे कास है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। तो ये फंक्शन जो है इसका पहले आप ग्राफ खींच लीजिए। कहा जा रहा है फलन के सातत्य पर विचार करिए, तो फलन जो है कहाँ से कहाँ तक सतत है। तो कास का फंक्शन आप देखते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए, अगर आपको हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जब आप पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो हमने ग्राफ खींचा, तो हमने बताया था कि जो कॉस का ग्राफ है, कोसाइन का ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। अब ये इधर प्लस इन्फिनिटी से लेकर के इधर माइनस इन्फिनिटी तक सभी जगह ये पॉइंट पर इस तरीके से ये कंटिन्यूअस है, यानी ये लगातार फंक्शन है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो ये कॉस का फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर यक्स के प्रत्येक मान के लिए कॉस का फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। लेकिन अगर बात करें कोसेक का, तो कोसेक का आपको पता होगा कि जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो डोमेन से ही पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है किस तरह से डिफाइन है, उसका ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ भी हमने आपको खींचना बताया था। ग्राफ हमने ये बताया था कोसेक के केस में कि कोसेक का जो ग्राफ होगा, आप समझ सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो वहां अगर आपको याद हो, कोसेक का ग्राफ भी हमने खींच करके बताया था। एक इंटरवल लिया था, उस इंटरवल में वो फंक्शन डिफाइन नहीं था, उसके बाद दोनों तरफ फंक्शन इनफाइनाइट तक डिफाइन था। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। यही तरीका सेक के लिए भी है। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक। तो कास की वैल्यू देखिए, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 90 पर ये डिफाइन नहीं होगा। 90 पर ये जो सेक है, सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 90 पर आपका डिफाइन नहीं होगा या सतत नहीं होगा, उसके अलावा सभी बिंदु पर। बस आपको ये ध्यान रखना है
कि ये जो मान दिए गए हैं, आपको मान दिया गया है कॉस, कॉस का मान दिया गया है, उसके बाद कोसेक है, कोसेक दिया गया है, उसके बाद सेक है, सेक की वैल्यू है, इसके बाद कॉट। अब आप बस इतना ध्यान रखिए कि किस पॉइंट पर किस मान के लिए ये डिफाइन नहीं होता है। तो जैसे ही आपको कॉस का पता होगा, कॉस प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, के लिए सतत होगा, प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। लेकिन कोसेक अगर देखा जाए तो कोसेक 90 जब लिखेंगे तो कोसेक 90 का मतलब हुआ, कोसेक 90 आप लिखेंगे तो इसका मतलब 1/sin 90, कोसेक 0 सॉरी, कोसेक अगर 0 लिखेंगे इसका मतलब 1/sin 0, और ये 1/0 हुआ। तो जैसे ही ये 1/0 हो गया ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जो कोसेक फंक्शन है वो x इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर सतत नहीं है, 0 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर ये सतत होगा। उसी तरह से सेक जो है, सेक जो है π/2 यानी कि 90 पर, क्योंकि जैसे ही 90 होगा 1/cos 90 होगा, और 1/cos 90 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सतत नहीं है। इसी तरह से कॉट का फंक्शन, कॉट का फंक्शन भी आप जानते हैं, कॉट जो है किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होता है। तो कॉट अगर हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, तो कॉट 90 जो होता है, सॉरी कॉट 0, तो कॉट 0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो cos 0 बटे sin 0 बटे sin 0, तो ये कॉट जो है x इक्वल 0 पर भी सतत नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि जिस बिंदु पर फलन का मान इनफाइनाइट हो रहा है उस बिंदु पर सतत नहीं होगा, उसे छोड़ करके बाकी सभी रियल पॉइंट पर वो सतत होगा। तो उम्मीद है अब आप यहाँ तक चीजें समझ पाए होंगे। लिखने का तरीका भी आपको पता होगा। जैसे अगर यहाँ पर आपको लिखना है कोसेक का, कोसेक का आप सभी रियल नंबर में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसको, 0, 0 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो गया पॉइंट जिस पर की फंक्शन जो है सतत है, यानी रियल नंबर में से 0 को हटा देंगे, 0 को छोड़ देंगे तो बाकी सभी पॉइंट पर जो है कोसेक सतत होगा। इसी तरह बाकी जितने भी फंक्शन है आप लिख सकते हैं। तो यहां तक चीजों को नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। साइन मॉड एक्स में कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको पता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और साइन की वैल्यू के लिए जो है कि सेम कंडीशन देगा, तो ये सतत फलन होगा। अब इसको अपने आप से खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉड फंक्शन को देख लीजिए कैसे हल किया जाता है और मॉड फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन के f सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि कहां पर यह फलन असतत है, किस बिंदु पर असतत है, उस असततता के बिंदु को ज्ञात करना है। बाकी आपको तो देख ही रहे हैं चीजें। तो इस फलन को आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो फंक्शन को ब्रेक करने का पहले तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं दूसरे वे में, आप फिर उसके बाद खुद से चीजों को कर लीजिएगा। देखिए आपका जो फंक्शन दिया गया है, इसी को देखते हैं। जो fx दिया हुआ है वो मॉड x है और माइनस x+1, ये भी मॉड में ही है, इस तरीके से है। तो हम कोई एक एट पॉइंट एक मान लेते हैं, x बराबर a पर चेक करते हैं, x बराबर a। तो x बराबर a पर जो फंक्शन होगा, x बराबर a पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी f(a) वो कितना होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां a रखेंगे। तो यहाँ पर हुआ a, मॉड में a रहेगा, चाहे ये निगेटिव चाहे पॉजिटिव a ही होगा। फिर माइनस में मॉड में आप लिख रहे हैं a+1, मॉड में a+1, तो ये वैल्यू आपका फाइनली a माइनस। अब इस मॉड को ओपन करेंगे तो ये मॉड जो है दो तरीके से ओपन होता है। अभी इसको हमने शायद आपको बताया भी है कि मॉड को ओपन करने का जो तरीका है वो आपका ये है कि अब a की वैल्यू पर वो डिफाइन होगा कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 से छोटा है। हालांकि अब ये मॉड के अंदर की वैल्यू तो हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आएगी, बट ये फंक्शन भी दो तरीके से ब्रेक होगा। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन ब्रेक होगा उस चीज को देखिएगा। अगर a हमने पॉजिटिव नंबर मान लिया है, पॉजिटिव नंबर, और a जो है पॉजिटिव नंबर है, तब आपका ध्यान से देखिए यहाँ a-a और ये -1 होगा, यानी कि ये वैल्यू जो हो गया -1 हो गया।
ठीक। अब फंक्शन का ए पर जो है कि पॉजिटिव इंटीजर आपने मान लिया हुआ है। अब इसके लिए देखिए क्या क्या चीजें होंगी। अगर इसको ब्रेक किया जाए, अगर फंक्शन के टाइप में ब्रेक किया जाए तो ये जो फंक्शन होगा वो 3 टाइप से ब्रेक होगा। एक देखिए ये 0 पर x की वैल्यू 0 के लिए अलग होगा, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, और एक जब वैल्यू होगी x लेस देन 0, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए। यहां पर देखिए फंक्शन 0 कब कब होगा, एक यहाँ पर x बराबर 0 पर, और यहाँ x इक्वल -1 पर। ये दो चीज तो समझ में आया होगा। अब देखिए ये x इक्वल जो 0 कहा जा रहा है, ये x इक्वल जो 0 कहा जा रहा है, ये आप ऐसे समझ, वो किस फंक्शन के लिए कहा जा रहा है, वो मॉड x के लिए कहा है। और यहाँ पर जो चीज कही जा रही है वो आपको कहा जा रहा है x इक्वल -1 पर। तो अब यहाँ पर समझिएगा चीजों को कैसे होगा। देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, ठीक, तो 0 लेंगे तो ये तो वैल्यू x इक्वल 0 पर 0 ही होगा। और यहाँ पर जो मॉड का फंक्शन ब्रेक होगा तो मॉड आप x प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक बार x की वैल्यू जो है, एक बार x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो जाए, x की वैल्यू ग्रेटर हो -1 से, और एक बार x की वैल्यू लेस हो -1 से। तो देखिए -1 से अगर यहाँ पर वैल्यू बड़ा होगा तो -1 से बड़ा अगर वैल्यू लेना है, यानी कि मान लीजिए 0, तब ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तब ये वैल्यू जो आपका आएगा हमेशा और हमेशा, ये फंक्शन की वैल्यू जो आएगी x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा। अगर x की वैल्यू जो है -1 से आप बढ़ा लेते हैं। अब x की वैल्यू जब -1 से छोटा लेंगे तो यहाँ पर माइनस टाइम आ जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखेंगे वो लिखेंगे x प्लस 1। ये फंक्शन इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक होगा। तो आपको देखिए किस पॉइंट पर आप चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको दो ही पॉइंट मिल रहा है। इस फलन को जो ज्ञात करना है वो या तो आप 0 पर ज्ञात करेंगे, या तो फिर x बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे, या फिर सॉरी x बराबर -1 पर। दो ही पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 0 और -1। उसके अलावा तो सभी जगह सतत है। तो जैसे ही आप अगर x इक्वल -1 पे आइए, विचार करिए। अब हम लोग ज्ञात करेंगे एट x इक्वल -1 पर। -1 पर जो फंक्शन होगा, x इक्वल अगर -1 है तो -1 के लिए फंक्शन जो देखिए क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर के लिए है, ग्रेटर के लिए, और अगर 0 भी है तब भी उसी फंक्शन के बीच में ही आएगा। तब आप ये करिएगा, यहाँ से इसी फंक्शन को ही डिफाइन कर लीजिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, और इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहां से आप चीजों को कर सकते हैं। जब यहां से आप चीजों को करेंगे तो आपको सफिशिएंटली अच्छे से यहां से आंसर मिल जाएगा कि आपको फंक्शन कौन सा लेना है। बस आप ध्यान रखिएगा, 1 से लेफ्ट में जाएंगे, 1 से लेफ्ट में जाएंगे। देखिए आप इसको समझ ही लीजिए, लेफ्ट लिमिट के लिए ये तो राइट लिमिट है और ये लेफ्ट लिमिट है। राइट के लिए यानी कि -1 से क्या होगा, बड़ा। तो -1 से अगर आप बड़े हैं, -1 से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन जो होगा x प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 की जगह x प्लस 1 जो फंक्शन है, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस 1 फंक्शन लेंगे, और इस साइड जब आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h करने जाएंगे तो -1 से लेस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू -1 है। -1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है और लेस के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर माइनस पहले से ही होगा और यहाँ पर x प्लस 1 है। इस तरीके से अब आप वैल्यू रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह जो होगा, x की जगह आपको -1 पर चेक करना है। तो ये a की वैल्यू है, ये इक्वल a की वैल्यू। तो a की वैल्यू लिखेंगे जब आप, तो यहाँ a यानी -1 प्लस h होगा और प्लस 1 है। और इस साइड जब आएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह ये माइनस पहले से ही है,
माइनस पहले से है, करली ब्रैकेट लेते हैं, एक्स की जगह a माइनस एच रखेंगे, यानी कि -1 और माइनस एच होगा, -1 माइनस एच और इसके बाद +1, ये फाइनली वैल्यू होगा। अब यहाँ पर जब h की जगह 0 रखेंगे तो -1 और +1 ये वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए माइनस पहले से है और ये वैल्यू h की जगह 0 हुआ, -1 और +1 दोनों 0 हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू भी 0 आ गई। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर -1 पर देखा जाए, x इक्वल -1 पर फंक्शन की वैल्यू जब यहाँ पर आप रखेंगे तो -1 पर ये वैल्यू, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। जैसे ही -1 पर आप आएंगे तो जो फंक्शन है fx को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, जब x की वैल्यू ग्रेटर है और लेस है तो fx जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए fx जो है, यहाँ पर x की जगह जब -1 रखेंगे तो ये भी 1 होगा और ये माइनस, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 होगा 1 + 1 इस तरीके से होगा। अच्छा, -1 पे चेक करना है तो ये -1 यहाँ पर रखेंगे, तब पर भी बाहर आएगा तो +1 होगा, फिर माइनस मॉड के अंदर -1 और यहाँ पर +1 है तो फाइनली ये 0 होगा और वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रहा है, यानी f -1 की जो वैल्यू है 1 आ रहा है और लेफ्ट और राइट लिमिट इस तरीके से आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यूटी वायलेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इस कंटिन्यूअस फंक्शन को यहाँ तक चेक करना है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। इसे खुद से एक बार करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई भी कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हमने अवकलन को भी आपको कराया था। अवकलन की बहुत सारी परिभाषाएं बताई थी। अब देखिए, हम लोग देखेंगे संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे होता है। ये परिभाषा तो कल हमने आपको फंडामेंटल तरीके से बता ही दिया था। अब जो संयुक्त फलन है उनका अवकलन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब आप पहले ये समझ लीजिए, आज से हम लोग अवकलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये तो बाद में ही आएगा। आप 11th में भी अवकलन पढ़े हुए। पहले मैं यहाँ पर आपको अवकलन का बेसिक फार्मूला सभी लिख रहा हूँ। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा और उस फार्मूले के बाद एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे और उसी फार्मूले के बेस पर कैसे आपको करना है वो चीजें हम बताते हैं। तो जल्दी से मैं फार्मूला एक तरफ लिखता चला जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं उससे पहले नोट कर लीजिए। देखिए, अवकलन का पहला फार्मूला है ddx ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। के बाद है ddx ऑफ e के पावर x बराबर है e के पावर x, ddx ऑफ log x और बेस में e रहेगा 1/x, ddx ऑफ a के पावर x log a बेस e रहेगा और ddx ऑफ, ये सभी फंक्शन हमने लिख लिया, x के पावर रूट x अगर आपको लिखना है तो रूट x का भी याद रख लीजिए 1/2 रूट x, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें बार बार। इसके बाद आप नोट करते रहिए, ddx ऑफ साइन x लिखते हैं हम लोग, ddx ऑफ साइन x इसका होगा cos x और ddx ऑफ cos x का माइनस साइन x, ddx ऑफ tan x का sec स्क्वायर x, ddx ऑफ cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, साइन cos tan cot, ddx ऑफ sec x का sec x इंटू tan x और इसके बाद ddx ऑफ cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। उम्मीद है यहाँ तक की फार्मूले आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इसके बाद अभी जो कुछ और फंडामेंटल फार्मूले हैं इनवर्स फंक्शन के, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ आपका। हालांकि यहाँ से बहुत सारा काम हो जाएगा,
लेकिन इन 6 फार्मूलों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स में क्या होता है, ddx ऑफ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ साइन कॉस tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ tan cot x cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ddx ऑफ सेक इनवर्स x का सेक इनवर्स x का 1/x√x स्क्वायर -1, और फाइनली ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल -1/x√x स्क्वायर -1। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये सभी फार्मूले हैं जिसका कि हम लोग यहाँ पर अवकलन में प्रयोग करेंगे, और इन सभी फार्मूलों में आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों की बार बार जरूरत पड़ेगी और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले आप इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसको अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। अब आइए इन फार्मूले के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को करते हैं। अब आपके जितने भी अवकलन आएंगे उन सभी में फंक्शन को, फलन को हम इस रूप में ढाल लेंगे, ढाल करके उसके बाद ही करेंगे। आप क्लास 11th में भी इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ करके आए हुए हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये दो फलन अगर कंपोजिट फॉर्म में है तब उसका कैसे करते हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। आइए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अब इस तरह करते हुए आगे चलते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे अगर आपको हमने दे दिया एक फलन है y बराबर हमने दे दिया x की पावर 3, आपको हमने फार्मूला बताया था ddx ऑफ x की पावर n बराबर, ये पावर आगे आएगा और पावर में एक की कमी होगी n-1। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे, जब dy/dx लिखेंगे तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होगा। अब ये फार्मूला जो आपको फार्मूला हमने लिखा है उसी बेस पर एक फार्मूला पर क्वेश्चन करा दिया, और ये सभी क्वेश्चन आप क्लास 11th में करके आए हुए हैं। अब कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है और उसका कैसे कराते हैं, तो अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आप मान लीजिए y बराबर साइन x का क्यूब है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन ही है। अब देखिए हमें साइन x का फार्मूला तो पता है लेकिन साइन x क्यूब का नहीं पता है, तो मैं साइन x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए कब होगा कन्वर्ट, जब x क्यूब की जगह केवल और केवल x रहे। तो इस x क्यूब को हम मान लेंगे कुछ समय के लिए t, तब ये बनेगा साइन t, और साइन t का अवकलन आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बेसिक तरीके से डायरेक्ट कैसे करना है या फिर आगे आपको कैसे करना है एक साथ वैसे ही करिएगा। आप इसको बार बार मान करके परेशान ना होइए। आप बस ये कंसेप्ट में मान रखिएगा कि जिसको आप मानेंगे t उसका अवकलन आप जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये फंक्शन आपका बना क्या, ये y बराबर अब हो गया आपका साइन t, और यहाँ पर आपने t बराबर माना क्या है, t बराबर मान लिया है एक्स क्यूब। अब ये देखिए दो फंक्शन हो गया, इधर y वाला t में हो गया और t वाला x में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर करेंगे dy, तो अब हमारा वेरिएबल या चर जो हो गया x ना होकर के t है, तो यहाँ पर लिखेंगे dt, तो t के सापेक्ष करेंगे तो साइन t का अवकलन cos t, और यहाँ पर अब आप अवकलन करेंगे t का x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिखने का जो तरीका है कंपोजिट फंक्शन का अवकलन हमें निकालना क्या है, हमें लिखना है dy/dx। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। ठीक, ये लिखने का तरीका है। देखिए dy था उसको हमने t में कन्वर्ट किया और t को फिर x के सापेक्ष। आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैंसिल आउट भी होगा और ये फाइनली जो बनेगा आपका dy/dx ही बनेगा। तो अगर आपको dy/dx निकालना है तो पहले dy/dt की वैल्यू लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर dy/dx बराबर dy/dt, तो dy/dt आप देख रहे हैं कितना वैल्यू है, cos t है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos t इंटू cos t के बाद अब आपको लिखना है dt/dx।
तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 3x²। अब यहाँ पर t जो आपने माना है उसको फिर से वापस कर दीजिए। जैसे ही हम माने हैं तो ये है cos, और t की जगह आपने माना है x³, ये हुआ cos x³ इंटू 3x², और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² इंटू cos x³। ये आपका हुआ dy बाई dx। तो इतने प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना है, ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है। अब आपको मैं डायरेक्ट फॉर्म जो बता रहा हूं वो आपको करना है। वो आपको क्या करना है, इधर ध्यान रखिएगा। इसको सीधे सीधे आप यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से मैं इसको हटा। अब देखिए, आप सीधे अगर फंक्शन दिया है y बराबर sin x³, अब आपको ये करना है कि जो x³ है उसको अपने मन में ही t मान लेना है। हमने मान लिया है कि x³ को हमने t माना है, तो जब यहाँ पर t मान लेंगे तो यहाँ dy बाई dx आपको निकालना है। इसको लिख लीजिए। sin t का होता क्या है, cos t, तो t आपने किसको माना था, x³ को, उसको लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जिसको t माना है उसके अवकलन का गुणा कर दीजिए। तो जिसको हमने t माना है उसका अवकलन यानी ddx, किसको आपने t माना था उसको यहाँ पर लिख लीजिए x³। अब ये हो गया आपका cos³ इंटू, और यहाँ पर 3x² हुआ, यानी कि फाइनली आपका हो गया 3x² और cos x³। आप देख रहे हैं सेम वही वैल्यू है जो आप यहाँ पर करके आए थे। तो ये आपका तरीका है। एक दो क्वेश्चन में और इस पर कराता हूँ, आइए देखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक ले लीजिए फिर बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका है y बराबर tan x³। अब आपको हमने फार्मूला जो बताया है वो tan x का केवल बताया है। तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना है कि x³ को फिर से t मानेंगे, तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर tan x का आपको पता है sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x की जगह आप x³ लिखेंगे। अब ये तो हो गया। अब जिसको t माने उसके अवकलन का गुणा, तो किसको आपने t माना है, dx लिख लीजिए। किसको t आपने माना है, x³ को। तो यहाँ पर फाइनली आपका वैल्यू जो होगा sec स्क्वायर x³, और इसके बाद इंटू यहाँ पर आपका 3x²। ये आपका हो गया dy बाई dx। ये फाइनली आपकी वैल्यू होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको और फंक्शन मैं खुद से करा कर दे रहा हूं, जैसे देखिए, अगर y बराबर 1 है e के पावर 5x, तो आपको e के पावर x का पता है, e के पावर 5x का नहीं पता है, तो आप 5x को t मान लीजिए। आप यहाँ पर 5x को अपने मन में ही t मान लीजिए। जब मन में ही t मान लेंगे तो dy बाई dx बराबर, अब e के पावर 5x का, e के पावर यहाँ पर आपने इसको t माना है, e के पावर t का e के पावर t हो गया इंटू ddx ऑफ, अब किसको आप ये करेंगे, ddx ऑफ, जब आप ये लिखेंगे ddx जिसको आपने t माना है 5x, जैसे ही अब आप यहाँ करेंगे e के पावर 5x इंटू, अब इस 5x का अवकलन करेंगे तो केवल और केवल 5 होगा, और फाइनली जो वैल्यू होगी 5 e के पावर 5 इंटू x। ये आपका मान हो गया अवकलन का। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। आपको सभी फंक्शन में इसी तरीके से काम करना है। तो यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपका आज लेक्चर भी काफी बड़ा हो गया और यहाँ तक चीजें समझ में भी आई होंगी। अब हम लोग का आगे जो भी क्लास होगा उसमें केवल और केवल अब हम लोग अवकलन की बातें करेंगे। इसमें देख लीजिए, यहाँ तक नोट करिए। अगर आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन को भी कराएंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन्हीं सब क्वेश्चन के बेस पर, इसी कंसेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन खुद से भी करिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे है साइन कॉस एक्स, मान लेते हैं ये y बराबर साइन x मान लेते हैं इसको, या t मान लेते हैं। इस पूरे कॉस x को अगर हमने t माना है तो y बराबर साइन t हो गया, और dy अपॉन dx बराबर साइन t का अवकलन आप जानते हैं cos t होगा। तो t आपने किसको माना है, cos x का, साइन t का cos t हो गया। फिर जिसको आपने t माना है उसका अवकलन, तो आपने किसको t माना हुआ है,
तो आपको पता है कि आपने cos x को t माना है, बाकी चीजें वैसे ही लिखिए cos x, इसके बाद t, इसका जब अवकलन करेंगे cos x का तो आप जानते हैं माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, तो फाइनली अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो माइनस साइन x इंटू cos और ये cos x, ये वैल्यू। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें वैल्यू को मानना है और लेना है। आप बस यही ध्यान रखिए कि किस चीज को टी माना जाए जिससे हमारा स्टैंडर्ड फार्मूले में बदल जाए, जिसमें हमारा फार्मूले में बदल जाए, उसके बाद जिसको आपने टी माना है उसके अवकलन का गुणा कर देना है। बस यही ध्यान रखना है आपको। आइए एक बार और समझिएगा इसको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं y बराबर log sin x ले लेते हैं। इस टाइप का भी फंक्शन आपको बहुत सारा करना है। एक बार हम फंक्शन ले लेते हैं y बराबर log, बेस में ई है ही साइन x। अब आप देखिए इसमें किस चीज को t माना जाए कि हमारा फंडामेंटल फार्मूले में बदल जाए। तो आप जानते हैं log t का अगर रहता है तो अवकलन 1/t हो जाता है। तो जैसे ही आप इस साइन x को t मानेंगे तो log t बन गया। तो log t का अवकलन आप जानते हैं, तो हम लिखेंगे dy/dx जो हमें निकालना है। log t का 1/t, तो t की जगह आपने क्या माना है, साइन x, ये तो हो गया अवकलन। अब जिसको आपने t माना है, आपने किसको t माना है उसके अवकलन का गुणा करिए। तो आपने t माना है साइन x, तो इसके अवकलन का आप गुणा कर दीजिए, ये हो गया 1/sin x इंटू, अब साइन x का अवकलन करिए, ये हो गया cos x, तो ये फाइनली cos x अपन साइन x हुआ, और ये वैल्यू जो हो गया आपका cot x बन गया। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब आज का लेक्चर बस यहीं तक रहने देते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से भी कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन हम खुद से एक आध दो कराएंगे। ये क्वेश्चन भी, ये अवकलनीयता का प्रश्न है, एक आध दो अवकलनीयता का, फिर इसके बाद प्रथम विधि से बहुत सारे फार्मूले जो हमने आपको कराए हैं, जैसे ये सभी फार्मूला तो हमने आपको आज ही लिखा दिया। अब आपका काम ये है कि पहले फार्मूले को आप बहुत अच्छे तरीके से एक जगह कॉपी पर लिखिए, उसको बार बार लिख करके याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब अवकलन में पूरा का पूरा फार्मूले का ही खेल होगा। आप जहां पर भी फार्मूला मिस करेंगे, कंसेप्ट और चीजें आपकी जो है वहां पर समझ में आनी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप पहले कंसेप्ट को और उसके बाद पूरे फार्मूले को जितना हमने लिखाया है और आपकी बुक में है, एक जगह लिख करके सीक्वेंस है उसको याद कर लीजिएगा, और अपने खुद से क्वेश्चन को भी कुछ करने का प्रयास कीजिए। जो कठिन क्वेश्चन है जिस प्रकार के, उसे हम खुद से कराएंगे। और हाँ, अब तक आपने लोगों ने देखिए सीमा, सततता भी पढ़ लिया, अवकलनीयता भी बता दिया, अवकलन का कंसेप्ट भी बता दिया, अवकलन के करने की विधि भी बता दी, और कंपोजिट फंक्शन यानी कि अगर दो टाइप के फंक्शन है या जहां मानना है तो उनका मान करके कैसे अवकलन करेंगे, इसको थोड़ा सा आज हमने बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और बड़े बड़े फंक्शन जो है उसको कैसे करेंगे, और अवकलनीयता क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और खुद से आप करने का प्रयास करिए। और एक चीज को ध्यान रखिए कि ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है, थोड़ी थोड़ी चीजें कभी किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, तो इस चीज गलतियों से आपको चीजों को सीखना चाहिए। तो इन चीजों को इग्नोर करते हुए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है खुद से सीखने का प्रयास करिए, खुद से क्वेश्चन हल करिए। जितना ज्यादा आपसे प्रयास करेंगे खुद से, उतनी ज्यादा आपकी मैच्योरिटी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।